हाय 11th स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं अब बोहर्स मॉडल के। बेटा पूरे अचीवमेंट हम लोगों ने काउंट कर चुके हैं। बेटा बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग पहले समझ लेना अच्छे से। देखिए बेटा अराउंड द न्यूक्लियस, हल्का सा बेटा समरी आपके लिए। बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द फिक्स रेडियस एंड फिक्स एनर्जी ऑर्बिट। ओके, फिक्स रेडियस एंड फिक्स एनर्जी ऑर्बिट में बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ये पहली बात किसने बोला? बेटा बोहर ने। और ईच सेल का रेडियस उसने काउंट कर दिया है। फार्मूला आपको पता है, R इजिकल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इन एंगस्ट्रॉम यूनिट। बेटा ईच सेल का टोटल एनर्जी काउंट कर लिया, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बेटा ईच सेल का फिक्स एंगुलर मोमेंटम, ईच सेल का फिक्स एंगुलर मोमेंटम काउंट कर लिया बेटा, mvr इजिकल टू nh अपॉन 2 पाई। बेटा ईच सेल में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी काउंट कर लिया बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v इजिकल टू 2 पाई ई स्क्वायर जेड अपॉन nh। देखिए बेटा ये बोहर के वेरियस फार्मूले हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो बेटा बोहर के ये अनबिलीवेबल अचीवमेंट बोलूंगा मैं बेटा, अनबिलीवेबल अचीवमेंट। ओके गाइस, लेकिन बेटा अब बारी आ रही है। देखिए बेटा अराउंड द न्यूक्लियस, हर सेल का, अच्छे समझना कुछ शब्दों की बात कर रहा हूं बच्चे। अराउंड द न्यूक्लियस ईच सेल का फिक्स रेडियस, फर्स्ट सेल का रेडियस, सेकंड सेल का रेडियस, थर्ड सेल का रेडियस, फोर्थ सेल का रेडियस, हर एक सेल का इसने फिक्स रेडियस काउंट किया। हर एक ऑर्बिट का फिक्स एनर्जी काउंट किया। हर एक ऑर्बिट का फिक्स एंगुलर मोमेंटम काउंट किया। हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फिक्स वेलोसिटी काउंट किया। बेटा डिफरेंट वैल्यू बट फिक्स, ध्यान देना, डिफरेंट बट फिक्स, ध्यान देना, डिफरेंट बट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑफ रेडियस ऑफ ईच ऑर्बिट, ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट। दिस कॉल्ड क्वांटम वैल्यू। इसी को बोलते हैं बेटा क्वांटम वैल्यू। क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है बेटा प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। क्वांटम मीन्स डिफरेंट बट स्पेसिफिक वैल्यू, क्वांटा वैल्यू कहलाती है बेटा, डिफरेंट बट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ ईच ऑर्बिट। ऑर्बिट में क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंट बट फिक्स वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑफ रेडियस, ऑफ टोटल एनर्जी। दिस प्रॉपर्टी इज काउंट बाय बोहर। तो बेटा अब बोहर को फ्लॉप करने का टाइम आ गया है। बोहर मॉडल के अब ड्रॉबैक्स आने लगेंगे बेटा। जो बाद के साइंटिस्ट आए बेटा, उसमें आपके हाइजेनबर्ग है, डी ब्रॉगली है, ये बेटा बोहर को फ्लॉप करेंगे। ठीक है, तो बोहर मॉडल कैसे फ्लॉप हुआ ये आपको भी समझ में आएगा और आना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा समझाने की। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग फ्लॉप करेंगे बोहर मॉडल, ध्यान दीजिएगा। तो बोहर मॉडल को फ्लॉप करने के लिए, ओके गाइस, देखिए बेटा अपना मॉडल कैसे चल रहा है। सबसे पहले रदरफोर्ड पहले थे, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये बेटा इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करेगा। तो रदरफोर्ड ने बेटा ना तो फिक्स एनर्जी की बात किया था ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ना तो फिक्स रेडियस की बात किया था ऑफ एनी ऑर्बिट। ओके गाइस, उसके बाद आया बेटा कौन? बोहर। बोहर ने एटम के मॉडल को ऐसे लेके आया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो फिक्स एनर्जी, फिक्स रेडियस, फिक्स वेलोसिटी, फिक्स एनर्जी, फिक्स रेडियस, फिक्स वेलोसिटी, फिक्स एंगुलर मोमेंटम रहेगा हर एक ऑर्बिट का, हर एक सेल का। ठीक है, तो बेटा देखिए आपका मॉडल ये आया बेटा। ठीक है, ये रदरफोर्ड से आ गया, ये बोहर मॉडल आ गया। ठीक है, अब बेटा बात करेंगे हम लोग। अब देखो हमको बोहर मॉडल को फ्लॉप करना है, तो बेटा उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट चाहिए, उसके पीछे कोई हाइपोथेसिस चाहिए, उसके पीछे कोई समझ चाहिए, तब तो आप फ्लॉप कर सकते हो किसी साइंटिस्ट की मेहनत को। उस पर आप
कॉन्ट्रडिक्शन कर सकते हो बेटा, उस पर आप उंगली उठा सकते हो कि यार, तो उस उंगली उठाने के लिए बोहर मॉडल पे, बोहर कॉन्सेप्ट पे उंगली उठाने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो पढ़ाऊंगा बेटा मैं, वो है बेटा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, डी ब्रॉगली, ध्यान देना बेटा, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। तो आप हेडिंग डालिएगा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में। ठीक है, ये क्यों पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, पता है ना कि बोहर मॉडल पे उंगली उठाना है आपको, बोहर मॉडल को फ्लॉप करना है, तो कुछ तो आपके पास खास बेहतरीन कॉन्सेप्ट चाहिए ताकि आप बोहर पे ऑब्जेक्शन ले सको। तो बेटा सबसे पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि सर अब बोहर फंस गया, कि सर अब बोहर फंस गया। ध्यान दीजिए, समझना। तो बेटा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, देखिए बेटा जो मैक्सवेल है या मैक्स प्लॉन्क है, मैक्स प्लॉन्क जो माइक्रो पार्टिकल्स है बेटा, माइक्रो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन पार्टिकल, लाइट के जो पार्टिकल्स है ये फोटॉन पार्टिकल है। तो बेटा मैक्स प्लॉन्क बोलता है ऑल वेव्स, ऑल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स गैमा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है बेटा, बीटा रेज, अल्फा रेज, माइक्रोवेव, ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बेटा, ठीक बेटा, मैक्स प्लॉन्क क्या बोलता है, ऑल वेव्स। उसके बाद आता हूं मैं डी ब्रॉगली पे, ध्यान देना, पहले अच्छे से समझ ले। ऑल, मैक्स प्लॉन्क के अकॉर्डिंग ऑल वेव्स मेड अप ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स, जितनी भी वेव्स है बेटा ये माइक्रो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। जैसे लाइट वेव है, आपने सुने होंगे, जो सनलाइट है बेटा या कोई भी लाइट वेव है, किसी भी सोर्स से लाइट आ रहा है तो ये स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स से बना है बेटा लाइट वेव, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटोन। जिसे गेमा वेव बोलते हैं, तो गेमा पार्टिकल उसमें है बेटा, बीटा वेव में बीटा पार्टिकल्स है। ओके गाइस, तो बेटा ये जो फोटॉन पार्टिकल्स है या अदर माइक्रो पार्टिकल्स है, लाइट वेव में फोटॉन पार्टिकल, बीटा वेव में बीटा पार्टिकल, गेमा वेव में गेमा पार्टिकल्स। तो मैक्स प्लॉन्क बोलता है भाई ऑल वेव्स, होज वेव्स, कौन सी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, मेड अप ऑफ माइक्रो पार्टिकल, ठीक है, ठीक है बेटा। ये किसने बोला बेटा, मैक्स प्लॉन्क ने। अब डी ब्रॉगली बोलता है, ध्यान देना बेटा, डी ब्रॉगली क्या बोलता है कि कोई भी माइक्रो पार्टिकल है, जैसे बेटा एक माइक्रो पार्टिकल है, ध्यान देना, ये डॉट बनाया मैंने, देखो माइक्रो पार्टिकल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटॉन है, लाइट पार्टिकल, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, जितने भी माइक्रो पार्टिकल्स है, अगर बेटा ये नॉन मोटाइल है, क्या है बेटा, नॉन मोटाइल फॉर्म में है, मतलब इसमें अगर वेलोसिटी नहीं है, जितने भी माइक्रो पार्टिकल है अगर ये नॉन मोटाइल फॉर्म में, अगर इनमें वेलोसिटी नहीं है, देन सो दिस पार्टिकल नेचर, सो पार्टिकल नेचर। याद रखना बेटा, अगर कोई माइक्रो पार्टिकल नॉन मोटाइल है, उसमें गति नहीं है, उसमें वेलोसिटी नहीं है, तो वो क्या शो करेगा, पार्टिकल नेचर। लेकिन जैसे कोई मास पार्टिकल, इसमें इसका मास बड़े माइक्रो पार्टिकल, इसका मास m है, लेकिन जैसे कोई मास कंसिस्ट माइक्रो पार्टिकल में वेलोसिटी अपीयर हो जाती है बेटा, मोटाइल हो जाता है, तो बोले वो वेव नेचर को शो करता है, वेव नेचर को शो करेगा। ध्यान देना, बोहर को फ्लॉप कर रहे हैं, बोहर को फ्लॉप करने के लिए पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है बेटा, डी ब्रॉगली। इसी डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का यूज करेगा हाइजेनबर्ग, वन बाय वन पढ़ो। इसी डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का यूज कौन करेगा बेटा, हाइजेनबर्ग, और बोहर मॉडल को फ्लॉप कर देगा। एक्चुअल बोहर मॉडल को फ्लॉप करने का जो बोहर मॉडल को फ्लॉप करने की जो जिम्मेदारी है वो हाइजेनबर्ग की है, ठीक है बेटा। बोहर मॉडल को फ्लॉप करने की जो जिम्मेदारी है वो हाइजेनबर्ग की है, लेकिन किस कॉन्सेप्ट का यूज करेगा वो,
डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का यूज करेगा। तो सबसे पहले आपको डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो बेटा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, ड्यूल नेचर ऑफ माइक्रो पार्टिकल। बेटा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को ड्यूल नेचर ऑफ माइक्रो पार्टिकल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा। तो डी ब्रॉगली क्या बोलता है, देखो मैक्स प्लांक ने तो बोल दिया कि हर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब डी ब्रॉगली आया तो क्या बोल रहा है, ध्यान देना बेटा। डी ब्रॉगली क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे बच्चे सब लोग, कि व्हेन एनी माइक्रो पार्टिकल, देखिए बेटा जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है ये हम लोग माइक्रो पार्टिकल पे अप्लाई करते हैं। बड़ी बॉडी पर ये उतना एप्लीकेबल नहीं है बेटा, उतना सुटेबल नहीं होता है। बड़ी बॉडी जैसे क्रिकेट की बॉल है, फुटबॉल है, या मेरी बॉडी है, या आपकी बॉडी है, कार है, या मोटर है, या बाइक है, या साइकिल है, उन पे नहीं। ठीक है। केवल माइक्रो पार्टिकल पे डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है, उसके लिए एप्लीकेबल है, उसके लिए उनके लिए सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या बोल रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू, लिखो आंसर, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, या इसी का दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, ड्यूल नेचर ऑफ माइक्रो पार्टिकल। हम किस माइक्रो पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड बेटा, न्यूक्लियस के अराउंड। ध्यान देना, अच्छे समझना है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, व्हेन इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रो पार्टिकल, व्हेन इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रो, देखो बेटा ये जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है ये किसी भी माइक्रो पार्टिकल पे अप्लाई है। फोटॉन पे अप्लाई है जो लाइट का पार्टिकल है, गेमा वेव में जो गेमा पार्टिकल है उस पर अप्लाई है, बीटा वेव में भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है उस पर अप्लाई है, एक्सरेज में भी, एक्सरेज किसकी बनी है, इलेक्ट्रॉन की, उस पर भी अप्लाई है। लेकिन मैं बात करूंगा अभी एटम से रिलेटेड, मैं इस कॉन्सेप्ट को एटम से रिलेटेड बात कर रहा हूं बेटा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, व्हेन इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रो पार्टिकल रिवॉल्यूटेड, एक मिनट, व्हेन इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रो पार्टिकल, बेटा एक मिनट, व्हेन इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रो पार्टिकल इज नॉन मोटाइल, अगर इलेक्ट्रॉन जैसा कोई माइक्रो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन लाइक बोला हूं, लाइक में दूसरे भी माइक्रो पार्टिकल आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रो पार्टिकल इज नॉन मोटाइल, देन सो पार्टिकल नेचर, वो अपने कण या पार्टिकल नेचर को शो करेगा। कब बेटा, जब वो नॉन मोटाइल होगा, उसमें वेलोसिटी नहीं होगी, जब उसमें गति नहीं होगी, जब उसमें मूवमेंट नहीं होगा, उसमें मोशन नहीं होगा, तो वो देन सो पार्टिकल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब बेटा दो टाइप के नेचर, जितने भी माइक्रो पार्टिकल्स है ये दो टाइप के नेचर शो करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ में बेटा यहाँ, तो वो पार्टिकल है। देखिए जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंक दिया, फॉर एग्जाम्पल इमेज करो, इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया तो वो पार्टिकल नहीं रहा, वो वेव हो गया, वेव फॉर्म में मूव करेगा। लेकिन बेटा मेरे हाथ में चॉक है, चॉक एक बड़ी बॉडी है। अभी देखिए बेटा ये एक मास बॉडी है, कौन बॉडी है, कौन चॉक। अगर मैं इसको ऐसा फेंक दूं बेटा, इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन ये वेव नेचर को शो नहीं करेगा, तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। जैसे बेटा कॉर्क की बॉल मेरे पास है, मेरे पास कॉर्क की बॉल है, तो आप बोलोगे सर आपके हाथ में बॉल है, लेकिन जैसे मैंने इस बॉल को फेंक दिया तो आप ये नहीं बोलोगे कि वेव्स आ रही है, बॉल लाइक वेव्स आ रही है, आप बोलोगे बॉल ही जा रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रो पार्टिकल अगर मेरे पास है और नॉन मोटाइल है तो वो पार्टिकल है, लेकिन जैसे मैंने उसको मूवमेंट दे दिया, उसको मैंने मूव कर दिया, उसमें वेलोसिटी जैसे अपीयर कर दिया, तो अब वो वेव हो जाएगा। तो ये दो नेचर शो करते हैं, कौन बेटा, माइक्रो पार्टिकल्स। लेकिन मैं किस माइक्रो पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रो पार्टिकल की बात कर रहा हूं। तो बेटा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट
बोहर को फ्लॉप करने में इनका रोल है। कैसे है आगे बड़ा इंटरेस्टेड है, मज़ा आएगा। वीडियो अच्छे से देखना, लेक्चर अच्छे से बनाना, नोट्स अच्छे से देखना, मज़ा आएगा और आपको आना चाहिए मज़ा। ध्यान देना बेटा। चलिए ध्यान दो, समझो। वेन क्या लिखे बेटा आपने? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, वेन इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रो पार्टिकल या अदर माइक्रो पार्टिकल इज नॉन मोटाइल देन सो पार्टिकल नेचर, बट वेन वेलोसिटी अपीयर इन माइक्रो पार्टिकल, कोई भी माइक्रो पार्टिकल, मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है एटम में, ठीक है बेटा। बट व्हेन वेलोसिटी अपीयर इन माइक्रो पार्टिकल सो वेव नेचर, क्या शो करेगा बेटा? वेव नेचर शो करेगा। तो बेटा देखो, एक कौन सा हुआ? पार्टिकल नेचर, और एक कौन सा हुआ बेटा? वेव नेचर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, दिस phenomenon is called dual nature of इलेक्ट्रॉन या ड्यूल नेचर ऑफ माइक्रो पार्टिकल। कोई भी माइक्रो पार्टिकल हो सकता है, लेकिन मैं यहां इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा। ड्यूल नेचर ऑफ माइक्रो पार्टिकल आर डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रॉगली, वैसे बेटा ये जो डी ब्रॉगली पढ़ रहा हूं इसको डी बोए पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों की आदत है डी ब्रॉगली पढ़ने की। डी बोए कॉन्सेप्ट है, डी ब्रॉगली। चलो जो आपके दिमाग में आ रहा है वो चलो, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट लिखिए इसको, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। क्या बेटा? ड्यूल नेचर ऑफ माइक्रो पार्टिकल। अब कोई भी माइक्रो पार्टिकल हो सकता है, लेकिन एटॉमिक सिस्टम में मेरा माइक्रो पार्टिकल कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। तो ये थ्योरी मैं इलेक्ट्रॉन पे लगाऊंगा। आप लाइट के माइक्रो पार्टिकल फोटॉन पे लगा सकते हो, या किसी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टिकल्स पे थ्योरी लगा सकते हो। और ये थ्योरी केवल माइक्रो पार्टिकल पर ही अप्लीकेबल है। बड़ी बॉडी, कॉर्क बॉल, मेरी बॉडी, तेरी बॉडी पर अप्लीकेबल नहीं है। जैसे बेटा मैं अभी खड़ा हूं तो मैं बॉडी हूं, लेकिन अगर भागने लगूं तो मैं वेव नहीं हो जाऊंगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। तो यह है बेटा ड्यूल नेचर ऑफ माइक्रो पार्टिकल। जब वो नॉन मोटाइल है तो डी ब्रॉगली बोलता है पार्टिकल है। मैं बोहर को फ्लॉप करने जा रहा हूं, आप बोल रहे हैं सर ये अभी क्या पढ़ा रहे हैं आप? देखो, जब तक मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं आगे बोहर को फ्लॉप नहीं कर सकता। मीन्स कौन करने वाला? हाइजेनबर्ग आगे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेगा, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का यूज करेगा, और हाइजेनबर्ग बोहर मॉडल पे ऑब्जेक्शन उठाने वाला है। तब आएगा मजा। ठीक है बेटा, तो ध्यान दे इधर। लेकिन बेटा देखो, अब डी ब्रॉगली रिलेशन निकालना है मुझे, या डी ब्रॉगली इक्वेशन निकालना है मुझे। देखिए, तो सीधे बोलता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है बेटा माइक्रो पार्टिकल, अगर ये नॉन मोटाइल है, ध्यान देना, नॉन मोटाइल है, तो किस नेचर को शो करेगा बेटा? पार्टिकल। ये पार्टिकल बना दिया मैंने, पार्टिकल नेचर को शो करेगा। लेकिन अगर ये मोटाइल है तो ये वेव नेचर को शो करेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वेव नेचर को शो करेगा। तो ये बेटा दो नेचर है आपके पास, नॉन मोटाइल है तो पार्टिकल नेचर, और मोटाइल है तो वेव नेचर। ओके गाइस, तो ये है बेटा डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट, और बिल्कुल सही है। देखिए बेटा, पार्टिकल नेचर, वेव के पार्टिकल नेचर को तो मैक्स प्लांक ने प्रूव कर दिया था। वेव, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को, जब इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी अपीयर हो जाती है तो उसके वेव नेचर को डेविडसन और जर्मर ये साइंटिस्ट थे बेटा, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से। डेविडसन एंड जर्मर, ये प्रूव हो गया है कि ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। नॉन मोटाइल है तो पार्टिकल है, मोटाइल है तो वेव है। लेकिन बेटा
जब एक ही सब्सटेंस या एक ही पार्टिकल, अच्छे समझना मेरी बात को, जब एक ही मैटर, या मैटर मेरा इलेक्ट्रॉन है, जब एक ही मैटर या एक ही सब्सटेंस दो या दो से अधिक नेचर शो करे तो इनमें कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है, क्योंकि वो एक ही सब्सटेंस के नेचर है। एक ही पार्टिकल के, अगर एक पार्टिकल 2 आर मोर देन 2 नेचर शो कर रहा है तो उनमें, उन दो नेचर में कोई ना कोई रिलेशन तो होना चाहिए। तो ध्यान देना, चलो मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं, चलो आपने इसको कॉपी कर लो बेटा। ये मैंने क्या लिखा बेटा, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, इसको कॉपी कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए बेटा, कर ली, कॉपी कर लिया आपने। अब मैं बात करूंगा डी ब्रॉगली इक्वेशन की, डी ब्रॉगली रिलेशन की। जब एक ही पार्टिकल, एक ही मैटर दो नेचर शो कर रहा है तो उन नेचर में रिलेशन तो होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही मैटर के दो रिलेशन है, दो नेचर है। इस बात को थोड़ा लॉजिक लगाओ। मैं 2 नेचर शो कर रहा हूं, वो दोनों नेचर मेरे ही हैं, तो दोनों में रिलेशन तो होना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर सिमिलरिटी तो होना चाहिए। जैसे हम दो दोस्त हैं, अब दो, जैसे मेरा एक दोस्त है, वो दोस्त क्यों है, क्योंकि कोई ना कोई बात में हमारी सिमिलरिटी है, या तो मेरे विचार उससे मिल रहे हैं, तब तो मैं उसके साथ संबंध रखूंगा। दोनों ह्यूमन है, मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ह्यूमन हैं, लेकिन दोनों दोस्त है, तो दोनों में कोई ना कोई तो रिलेशन होना चाहिए, कोई ना कोई सिमिलरिटीज होना चाहिए, तब तो रिलेशन बने हैं। कोई ना कोई समानता होगी तभी रिलेशन बनते हैं। तो ध्यान देना इस बात को। अब बेटा मैं बहुत जनरल एग्जाम्पल से डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये आपने छाप लिए, यहां तक छापे आपने, चलिए आगे मैं इसको मिटा रहा हूं। अब बात करूंगा बेटा डी ब्रॉगली इक्वेशन की, इसी में जो आपने थ्योरी लिखी है उसी के आगे, डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन की बात कर रहा हूं बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रो पार्टिकल है, ये दो नेचर शो कर रहा है। एक क्या बेटा, पार्टिकल नेचर, कब, जब ये नॉन मोटाइल है। एक क्या बेटा, वेव नेचर, कब, ये जब ये पार्टिकल नेचर हो गया और ये वेव नेचर हो गया। दो नेचर है, एक ही पार्टिकल दो नेचर। अब इधर ध्यान दो बेटा, मैं यहां फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। भाई आपकी लाइफ में नई चीजें समझो, मुझे हड़बड़ी नहीं करना है, आपको इंटरेस्ट लेना है। ध्यान दे बेटा, जैसे बेटा वाटर है, अब वाटर के 2 फॉर्म है। वाटर के आपको मालूम है 3 फॉर्म है। एक क्या है बेटा, लिक्विड वाटर है, एक लिक्विड वाटर हो गया, एक आइस हो गया, और एक वाटर वेपर हो गया। अगर बेटा कोई सब्सटेंस, यहां मेरा जो टारगेट सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन है। अगर बेटा कोई सब्सटेंस 2 आर मोर देन 2 नेचर शो कर रहा है, जैसे वाटर के लिक्विड वाटर है, आइस है और वेपर है, इस थ्योरी को समझाने के लिए डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली रिलेशन को बताने के लिए मैं यहां जो बता रहा हूं उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। तो बेटा लिक्विड वाटर, आइस और वेपर, 3 फॉर्म आपने जनरल वे में देखे होंगे वाटर के। बेटा मान लो, अब देखो बेटा इनके फिजिकल फॉर्म तो अलग अलग है। यह है बेटा आपका, ये बेटा आइस हो गया, ये लिक्विड वाटर हो गया और ये गैस हो गया। तीनों फिजिकल फॉर्म अलग अलग है, लेकिन तीनों किसके फॉर्म है बेटा, वाटर के। तो बेटा इनमें कहीं ना कहीं कुछ चीज तो समान होगी, इक्वल होगी। मान लो बेटा लिक्विड वाटर की एनर्जी है, लिक्विड वाटर की जो इंटरनल एनर्जी वो E1 है, आइस की इंटरनल एनर्जी जो है E2 है, वेपर की इंटरनल एनर्जी वो E3 है। इंटरनल एनर्जी हर एक सब्सटेंस में, हर एक पार्टिकल में सबकी अपनी इंटरनल एनर्जी होती है बेटा, ठीक है।
तो बेटा इसकी लिक्विड वाटर की E1 है, आइस की E2 है, वेपर की E3 है। तीनों फॉर्म अलग अलग है, तीनों अलग अलग फिजिकल फॉर्म में, तीनों के थर्मोडायनामिक वैल्यू अलग अलग है, लेकिन तीनों में एक बात कॉमन है, तीनों की टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल होगी। यदि कोई सब्सटेंस या कोई पार्टिकल या कोई अदर मैटर 2 और मोर देन 2 फॉर्म में है, तो उनके अंदर जो टोटल इंक्लूड एनर्जी होगी वो हमेशा इक्वल होगी। हाँ, एनर्जी के फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, कंजर्व एनर्जी एक ही होगी बेटा, सिमिलर एनर्जी होगी। एनर्जी के फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, एनर्जी के फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी सब में सेम होगा। तो उसी टाइप से बेटा यहाँ ये थ्योरी जो समझ में आई आपको, लिक्विड वाटर है, आइस है, वेपर है, आपको दिखने में सब अलग अलग दिख रहा है, लेकिन तीनों में एक रिलेशन है। इन तीनों की जो टोटल इंटरनल एनर्जी है बिल्कुल इक्वल है, एक दूसरे के सिमिलर है। हाँ, एनर्जी के फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इफ एनी सब्सटेंस फाउंड इन 2 और मोर देन 2 वेरियस फॉर्म, बट इन ईच सब्सटेंस टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी बिकम सेम। हाँ, एनर्जी के फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, एनर्जी के स्वरूप या रूप अलग अलग हो सकते हैं। तो इसी टाइप से बेटा आप यहां आ जाओ, तो बेटा आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली रिलेशन करके आपके पास आ रहा है एक। तो बेटा इलेक्ट्रॉन के 2 नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। बेटा पार्टिकल नेचर की एनर्जी E1 है और वेव नेचर की एनर्जी E2 है। तो अभी जैसा मैंने समझाया, E1 इक्वल टू क्या होगा, E2। E1 इक्वल टू हमेशा E2 होगा। तो बेटा ठीक है, ये पार्टिकल नेचर बिल्कुल डिफरेंट नेचर है, वेव बिल्कुल डिफरेंट नेचर है, लेकिन दोनों नेचर में सिमिलरिटी है, समानता है। किसके कारण? इन दोनों की जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल इंटरनल एनर्जी इन दोनों में जो होगी वो हमेशा ही, हाँ एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों का सेम होगा। तो बेटा पार्टिकल नेचर का एनर्जी E1 है, वेव नेचर का एनर्जी E2 है। और बेटा याद रखना, किसी भी पार्टिकल जिसका, ये पार्टिकल का मास मान लो बेटा m है, ये पार्टिकल का मास क्या है बेटा, m है। किसी भी बॉडी की m मास वाली बॉडी है बेटा, m मास बॉडी है, m मास वाला बॉडी, m मास बॉडी का एनर्जी आइंस्टीन इक्वेशन से निकाला जाता है बेटा, E इजिकल टू mc²। जैसे बेटा मेरा बॉडी 80 kg का है, तो आप मेरी एनर्जी टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो किस इक्वेशन से, E इजिकल टू mc² से। ये मेरी बॉडी का मास है, c क्या है बेटा, लाइट वेलोसिटी है। ओके गाइस, तो बेटा याद रखना, पार्टिकल नेचर का एनर्जी E1 है, वेव नेचर का एनर्जी E2 है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस नियम के अनुसार, इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों एनर्जी इक्वल होगी बेटा, फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं बोला। तो बेटा पार्टिकल नेचर की एनर्जी आइंस्टीन इक्वेशन से काउंट करते हैं mc²। और बेटा वेव नेचर की एनर्जी का फार्मूला इसके पहले के लेक्चर में दे चुका हूं मैं, hc/λ। hc/λ ये वेव नेचर की एनर्जी है, ये पार्टिकल नेचर की एनर्जी है। उस पार्टिकल का मास क्या है बेटा, m क्या है बेटा, मास ऑफ पार्टिकल, c क्या है, वेलोसिटी, h क्या है बेटा यहाँ वेव नेचर में, प्लैंक कांस्टेंट, c क्या है बेटा, वही लाइट वेलोसिटी, और ये क्या बेटा, लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, तो एक 1c से 1c कैंसिल हो गया, तो mc इजिकल टू क्या है बेटा, h/λ। अब बेटा ये mc मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी को और कैसा लिख सकते हैं बेटा, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, h/λ। तो ये बेटा दोनों नेचर में रिलेशन आ गया, यहां से न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखना। ये दोनों नेचर में, किस नेचर में, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में रिलेशन हमने ला लिए। इसी को बोलते हैं बेटा P इजिकल टू h/λ, या mc इजिकल टू h/λ, या लैम्डा इजिकल टू h/p। p क्या है बेटा, मोमेंटम है, ध्यान देना बच्चे, p क्या है बेटा, मोमेंटम है, मोमेंटम। तो ये जो आया बेटा P इजिकल टू h/λ, जिसका डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली रिलेशन, दोनों नेचर में रिलेशन है ये, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। रिलेशन कब बनते हैं बेटा, जब कहीं ना कहीं किसी बात में समानता हो, सिमिलरिटी हो। तो यहाँ दोनों नेचर में
किस प्रॉपर्टीज में रिलेशन, किस प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी है? एनर्जी में। और यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला रूल है, इस बात को याद रखिएगा। बोहर को फ्लॉप करने जा रहे हैं, तो बोहर को फ्लॉप करने के लिए पहले हमको डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट चाहिए। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला है फिर हाइजेनबर्ग। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हाइजेनबर्ग करेगा और बोहर में ऑब्जेक्शन ला देगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे लाएगा, आपको मजा आएगा, वेट एंड वॉच। अब देखिए बेटा, ये है डी ब्रॉगली रिलेशन या डी ब्रॉगली इक्वेशन। चलो ये पूरा छाप लो। किस हेडिंग्स का है बेटा, किस हेडिंग, कौन सी हेडिंग बनाओ? डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली रिलेशन। बेटे मोमेंटम, कभी आपने सुना है वेव का मोमेंटम? कभी आपने सुना है वेव का मोमेंटम? कभी आपने सुना है वेव का मास? मोमेंटम या मास ये पार्टिकल या बॉडी का नेचर है। वेव का नेचर क्या है बेटा? वेवलेंथ। कभी आपने सुना है कार का वेवलेंथ, क्रिकेट बॉल का वेवलेंथ? बॉडी जो वेवलेंथ है लेमडा, किसका नेचर है? वेव का। और मोमेंटम किसका नेचर है? पार्टिकल का, मास पार्टिकल, मास बॉडी का। ये मास बॉडी का नेचर है और ये वेव का नेचर है। तो दोनों में रिलेशन बताने वाला फर्स्ट साइंटिस्ट कौन बेटा? डी ब्रॉगली। ये मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास पार्टिकल या मास बॉडी एंड लेमडा इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो दोनों प्रॉपर्टी में रिलेशन और रिलेटेड कौन कर रहा है बेटा इनको? एच प्लैंक कांस्टेंट। तो छाप लो पूरा इसे, डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली रिलेशन नाम से छाप लो। पहले आपने थ्योरी लिखवा दिया, अब ये इक्वेशन छाप लो। इस इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे, न्यूमेरिकल आफ्टर द एंड ऑफ चैप्टर। अभी पूरी थ्योरी तैयार कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए, शाबाश।